नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th की हिस्ट्री एनसीईआरटी के अंदर हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, राजा, किसान और नगर। इसके 5 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 6th पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ये अग्रहार भूमि किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया था। प्रभावती गुप्त ने जो दंगुन गाँव दान में दिया था, इसको भी हमने कर लिया था। आज है हमारा 6th पॉइंट, नगर एवं व्यापार, यानी कैसे नगर हुआ करते थे और उनका व्यापार। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे, यानी अधिकांश जो बड़े बड़े नगर है वो राजधानियां हुआ करती थी। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। अब यहाँ पे जैसा मेरे को फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे एक कैसा एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। जो क्वेश्चन मिलान वाले होते हैं ना, बड़े बड़े, जिनको हम हार्ड क्वेश्चन टाइप्स कहते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बन सकता है कि पाटलिपुत्र का मिलान करिए तो उसके सामने नदी मार्ग, नगर और उनके मार्ग जिन पे वो बसे हुए थे, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। उज्जैनी भूतल मार्ग, पाटलिपुत्र नदी मार्ग, उज्जैनी भूतल मार्ग, पुहार समुद्र तट या समुद्र मार्ग, और मथुरा व्यवसायिक या राजनीतिक केंद्र। तो इस तरह से ये एक जो है पाटलिपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ था, पुहार एक समुद्री बंदरगाह था, तो इस तरह से हम याद रख लेंगे। और उज्जैनी जो है मेन जो व्यापारिक मार्ग था, भूतल जो व्यापारिक मार्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वो यहाँ पे हमें मिलता है। पाटलिपुत्र का इतिहास हम देख लेते हैं। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम के एक गांव से हुआ, यानी पहले इसका नाम पाटलीग्राम हुआ करता था। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगढ़ से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय लिया और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। एशिया के, भारत के ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री xuanzang 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। यानी यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि चीनी यात्री कब आया था? ह्वेनसांग 7वीं सदी ईस्वी में, हर्षवर्धन के काल में हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, नगरीय जनसंख्या, सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार, यानी जनसंख्या में मोस्टली जो है सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार कौन हुआ करते थे? हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किले बंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं था, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, हड़प्पा शहरों से भिन्न। यानी हड़प्पाई क्षेत्रों में कहीं कहीं लोग नहीं रहते हैं, लेकिन जो आज एक पॉपुलेशन वाले एरिया बन चुके हैं, वहाँ पे पुरानी सभ्यताएं कहीं ना कहीं दबी हुई है, वहाँ पे खुदाई करना संभव नहीं है क्योंकि लोग वहाँ पे रहते हैं। फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हैं। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथीदांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, शीप और पक्की मिट्टी मिली है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, यहाँ पे एक खंडित मूर्ति हमें दिखाई गई है, एक प्रतिमा मूर्ति का एक भाग है जो मथुरा से मिला है। इस पर प्राकृत में अभिलेख लिखा है, प्राकृत भाषा में लिखते थे मोस्टली। कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया। इस पे ये जो छोटे छोटे लिखे हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये अभिलेख है, मूर्ति के ऊपर खुदे हुए थे
और इस पे इसको देने वाले का नाम भी लिखा हुआ है कि स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागप्रिया ने इसको दिया है। तो इन नगरों में रहने वाले धोबी और बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। यहाँ पे हमें जो मैप दिया गया है ये देखिए, महत्वपूर्ण राज्य और नगरों के बारे में ये मैप है। तक्षशिला में कुषाणों का नगर होता था, और गुप्त का जो है वो एरिया देख लीजिए आप, कन्नौज, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी। यहाँ पे ये हमें पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर ये सब मिल जाते हैं। यहाँ पे मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। और यहाँ नीचे दक्षिण की साइड में देखिए वाकाटक, और उसके भी नीचे सातवाहन, उनकी राजधानी पैठन। और ये गुजरात की साइड में शक शासन हुआ करता था। और ये सबसे दक्षिणतम एरिया, मैंने आपको बोला था जब मैप आएगा तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, चोल, चेर और पांड्य। देखिए चोल, चेर, पांड्य, इनकी राजधानी ये पुहार बंदरगाह जो अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, इन मैप को अगर आप बहुत ही ध्यान से इन पे नज़र गड़ा के और अगर बार बार इनको देखेंगे ना रिवीजन टाइम में भी, ये धान्यकंटक आंध्र प्रदेश, तो आपको ये मैप बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। और मैप की सहायता से जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा गया है। श्रेणी के बारे में आप जानते हैं, व्यापारियों का संघ हुआ करता था, उसे श्रेणी कहते थे। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले सम्भ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरण का प्रयोग किया हो। यानी शिल्पकारों ने जो है लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई लौह उपकरणों का प्रयोग किया, जिनसे कि उत्पादन बढ़ा और उनकी गति भी बढ़ी, जिससे मांग को वो पूरा कर सके टाइम पे। दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण होता है। दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं? देखिए, अभिलेख अलग होते हैं और दानात्मक अभिलेख वो होते हैं जो धर्म के हिसाब से किसी को दान किए गए हो या उनमें उनका विवरण हो। बाकी अभिलेख प्रशस्ति भी हो सकती है, प्रशस्ति जो प्रशंसा में लिखे गए हैं। तो सभी अभिलेख को अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। अब बाहर के व्यापार देखेंगे हम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भू मार्गों का मानव जाल सा बिछ गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही, और कई दिशाओं में फैल गया। मध्य एशिया और उसके आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया, और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। देखिए, अगर आप इस लाइन को पढ़ते हुए साथ के साथ मैप को देखते जाए ना, तो इतना अच्छे से याद होगा और इतना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये मार्ग जो है व्यापारिक और बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग हुआ करते थे। वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। ये भी उनका एक जरिया हो गया था धन लेने का। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। समुद्री मार्ग ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था, क्योंकि कब तूफान आ जाए, कब कुछ हो जाए, कुछ पता नहीं। तो तमिल भाषा में मसत्थुवन और प्राकृत भाषा में सत्तवा और सेठी नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। यानी जो धनी और बड़े व्यापारी होते थे उन्हें प्राकृत में सत्तवा या सेठी कहा करते थे, और तमिल भाषा में मसत्थुवन कहा करते थे। ये शब्दावली भी आपको याद रखनी है। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था, पता है आपको। भारत इन मसालों का बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्यातक था, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा स्थान था जहाँ पे ये चीज़ें
जो है यूरोप वासियों को एक तरह से आदी बना दिया था इन चीज़ों का, जो इनको कहीं नहीं मिलती थी भारत के अलावा। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। आपको वर्ल्ड मैप की अगर जानकारी हो नहीं तो आप देखिएगा एक बार, भूमध्य सागर के आसपास में जो है रोमन साम्राज्य, पूरा यूरोप बसा हुआ है। तो अरब सागर के रास्ते होते हुए वहाँ तक ये सारा सामान पहुँचाया जाता था। मलाबार तट जो आधुनिक केरल है उसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है। अब देखिए, मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ये क्या है। तो ये एक ग्रंथ है, समुद्री ग्रंथ आप इसे कह सकते हो, या फिर समुद्री यात्रा के बारे में गाथा। कई बार ऐसी इसके बारे में परिभाषिक शब्दावली आती है, तो हमें उसके हिसाब से उचित जो ऑप्शन है उसको चूज़ करके आंसर देना होता है। भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। वहाँ एक तो भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाज़ारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। यानी जो रत्न वगैरह ऐसे जो आभूषणों में लगने वाली कीमती चीज़ें, इनका तो आयात होता था, और इनके बदले में ये जो विदेशी व्यापारी हैं ये लोग यहाँ से मसाले ले जाते थे, मोस्टली काली मिर्च। इनके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथीदांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर, हीरे और काले नग, कछुओं की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता था। यानी कुल मिला के भारत कीमती चीज़ों का आयात करता था और यहाँ पे उपलब्ध मसालों का निर्यात करता था। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगा के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्के और राजा। अब व्यापार शुरू हुआ तो पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु, जैसे व्यापारी बहुमूल्य रत्न लेके आ गए और मसाला लेके चले गए, तो ये हो गया वस्तु विनिमय। लेकिन धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ, राजाओं ने सिक्के बनवाए, अब धन के बदले में व्यापार होने लगा। तो किस तरह से ये शुरू हुआ ये पढ़ते हैं। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले यही बने, सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले, पूरे उपमहाद्वीप में, यानी अखंड भारत में, भारत से भी बाहर वाले आज के जो एरिया है ना वहाँ से इस प्रकार के सिक्के मिले जो व्यापारिक संकेत करते हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग और संभावित क्षेत्रों का भी पता लगाया। अब यहाँ पर देखिए, मुद्राओं या सिक्कों का या प्राचीन जो है मुद्राओं का अध्ययन करने वाले मुद्रा शास्त्री कहलाते हैं और मुद्रा शास्त्र इनका विषय होता है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। ये क्वेश्चन भी कई बार हमें हिस्ट्री के देखने को मिलता है कि शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी शासकों ने यहाँ पे जारी किए सबसे प्रथम नाम वाले सिक्के, विदाउट नाम वाले नहीं, नाम वालों की बात आती है तो हिंद यूनानी शासकों का नाम आता है, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए। सोने के सिक्कों का नाम आता है तो कुषाणों का नाम आता है। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों के द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। उन्हें दक्षिण भारत से ज़्यादा रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था।
क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। अब यहाँ पे देखिए, ये अभी मैंने आपको इसकी शब्दावली बताई थी, ये क्वेश्चन यहीं से बनता है। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा है। एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं, तो लाल सागर की समुद्री यात्रा, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, लाल सागर की समुद्री यात्रा, हमने इसका अर्थ निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है, ये भी अभी हमने देखा। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया, इनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे प्रथम शताब्दी ईस्वी कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए। यानी पंजाब हरियाणा का क्षेत्र योद्धे कहलाता था और राजस्थान के अंदर भी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र इन राज्यों से अटैच था, तो उनको भी हम योद्धे ही कहते हैं। और वहाँ के कबायली गणराज्यों ने योद्धे सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धे की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। कुषाणों के बाद जो सोने के महत्वपूर्ण सिक्के वो गुप्त जारी करते हैं। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। आरंभिक जो सिक्के थे, बाद में जो राजा आते गए तो उस तरह से उसकी क्वालिटी भी घटती गई। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6वीं शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। 6वीं शताब्दी ईस्वी, ठीक है। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि ये उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों तथा ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा? ये भी हो सकता है। आहत शब्द से ही स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाएगा। आहत करना मीन्स चोट करना। हम इस वर्ड को कई बार यूज़ भी करते हैं कि हम अपने शब्दों से किसी को आहत न करें, दुखी या चोट करना। तो मतलब इनको पीट पीट के, चोट कर करके बनाया गया है। और ये योद्धे सिक्का है। यहाँ पे देखिए गुप्त सिक्का, जिसका अग्र और पृष्ठ भाग दिखाया गया है। ये भी लोग देवी देवताओं का यूज़ करते थे अपने आप को प्रजा से जोड़ने के लिए। यहाँ पे ये एक अभिलेख अशोक का हमें दिया हुआ है। एक्चुअली इन राजा का नाम अशोक नहीं अशोक है, ये देखिए। और इसके अंदर देखिए, यहाँ पे हमें अशोक के समय की ब्राह्मी व उसके समानार्थी देवनागरी अक्षर दिए गए। देखिए ब्राह्मी लिपि और ये हमारी देवनागरी लिपि। इसमें क को कैसे लिखा जा रहा है और इसमें कैसे, देखिए कुछ आपको मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। ये च, अगर हम इस ब्राह्मी वाले च को रोटेट कर दें नीचे की साइड तो ये च लगने लगेगा। और क में तो सिर्फ ये राउंड की कमी है, ढ में भी राउंड की कमी है, द तो ऑलमोस्ट सेम है, म थोड़ा सा अलग है और र तो पूरा ही अलग लग रहा है। तो इस तरीके से जो है पुरातत्वविदों ने इस लिपि को कितनी मेहनत करके पढ़ा होगा, अपन समझ सकते हैं इस बात को। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। यानी सभी लिपियाँ जो भारतीय भाषाओं में आजकल चल रही हैं उनका मूल ब्राह्मी लिपि है। मूल, धीरे धीरे उनमें चेंजेस होते गए। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन
अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की और आरंभिक अभिलेख का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल दिया। यानी बहुत सारी मेहनत के बाद ये श्रेय किसको मिल जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। कौन सा श्रेय? अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ निकालने का, इसका अर्थ निकालने का। तो ये डेट कई बार क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है ये हिस्ट्री में कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में। वेरी इंपॉर्टेंट। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? ये तो थी ब्राह्मी लिपि की बात। अब खरोष्टी पश्चिमोत्तर, खरोष्टी लिपि हमें कहाँ मिलती है? पश्चिमोत्तर भाग में। प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़ जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजाओं लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक, मान लीजिए अ का प्रयोग किया गया। चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया था। तो ये भी काम प्रिंसेप भाई साहब ने ही कराए। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। यानी कि इतिहासकार या अभिलेख शास्त्र काम कैसे करते हैं, उनका तरीका हम देखेंगे इनको पढ़ के। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख स्रोत 10, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। अभिलेख, इसका अर्थ दिया गया, अनुवाद। इसमें शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया। यानी हर अभिलेख में अशोक का नाम नहीं मिलता है, किन्हीं किन्हीं अभिलेखों में मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी फिक्स है। और वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, बाकी में उपाधियाँ मिलती है। जैसे कि देवानाम पिय अर्थात देवताओं का प्रिय, पियदस्सी यानी देखने में सुंदर। अब यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको देवानाम पिय का अर्थ पूछ लेते हैं तो देवताओं का प्रिय, पियदस्सी का अर्थ पूछ लेते हैं तो देखने में सुंदर, और ये पूछ लेते हैं उपाधि। देखिए ये उपाधियाँ किसके लिए यूज़ की गई? तो सम्राट अशोक के लिए। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियाँ भी लिखी है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्र ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पूरा लिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया है। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनके पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक के पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि ये पता चल सके कि उनमें जो लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण। क्योंकि हर जगह सबका नज़रिया नहीं होता है, जो लिखने वाला या लिखवाने वाला है उसी का ही नज़रिया उसमें दिया हुआ होता है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जैसा कि लेखक का मूल अर्थ न बदल जाए। इतिहासकारों को भी और परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहाँ से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हम अशोक के दोनों अभिलेख पढ़ लेते हैं। राजा के आदेश। राजन देवानाम पियदस्सी यह कहते हैं, अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित की है। अब यहाँ पर निम्नलिखित को व्यवस्था से इंडिकेट ये किया गया है। लोगों के समाचार
हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुँचाएं। चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। अब ये अशोक का है जो छठा शिलालेख से लिया गया है। ये अभिलेख छठवें शिलालेख पे, जो 14 शिलालेख मिले ना उनमें से छठवा है। मैं इसको कैसे याद करती हूँ कि छठे शिलालेख में अशोक ने यह लिखा है कि मैं कहीं भी छटका रहूं लेकिन मेरे तक सब सूचना पहुंचनी चाहिए। यानी छठे में कहता है मैं कहीं भी छटकाऊँ, यानी मैं कहीं भी हूँ, चाहे खाना खा रहा हूँ, अंतपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, मेरे प्रतिवेदक हमेशा मुझ तक सारे समाचार लोगों के पहुँचाएँ। तो ये हमने याद कर लिया छठवा अभिलेख। अब राजा की वेदना। जब देवानाम प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग, आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानाम प्रिय धम्म के गहन अध्ययन और धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए हैं। यही देवानाम प्रिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवानाम प्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है और वहाँ लोग मारे जाते हैं। और ये है 13वां अभिलेख। कलिंग के प्रति जो वेदना है वो अशोक ने 13वें शिलालेख में दिखाई है, ये आपको याद रखना है। मोस्टली इन 2 अभिलेखों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने हमें दिए हैं। बाकी तो हमें अरेंज करके कहीं से भी पढ़ने होंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी ने दिए हैं वो तो हमें ज़रूरी ही याद करने पड़ेंगे। ये देखिए, इनमें से कुछ समस्याओं का प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। व्याख्या प्राय अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है, यानी ये अशोक की वेदना है इसमें 13वें शिलालेख में। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है। यानी अशोक के अभिलेख उड़ीसा से मिले हैं, लेकिन जो कलिंग वाला, ये वेदना वाला है, ये वहाँ से नहीं मिला है। अर्थात अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह भी न सका? यानी अशोक यह भी नहीं चाहता था कि मैं अपनी वेदना को वहाँ पे लगाऊं, लोग पढ़े और बार बार उस मंजर को याद करें। इतना ज़्यादा वो दर्दनाक ऐसा किस्सा अशोक के लिए हो गया था। तो चलिए 6 और 7 पॉइंट हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार था ये। तो अभिलेख साक्ष्य की सीमा है, कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ एक बच गए हैं बस, इनको भी कर ही लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, 4-5 मिनट का और बड़ा हो जाएगा वीडियो, थोड़ा सा बचा है तो कर ही लेते हैं। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते थे जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेखों के शोध पत्रों को पढ़ें, इसमें से कुछ का उल्लेख जो है कालरेखा 2 में किया गया है, तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहे हैं। यद्यपि कई हज़ार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र ही हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोज़मर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का ही वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इस बात को तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके।
अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्राय प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। यानी जो इतिहासकार हैं वो मोस्टली राजाओं के इतिहास में ही रुचि रखते थे, आम जनता को तो मतलब कुछ लिखते ही नहीं थे उनके बारे में। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी। हो सकता है इतिहासकारों ने जो मतलब निकाले हैं या जो विश्लेषण किया है, हमारे जैसे कई नए इतिहासकार बनेंगे, वो कुछ नए तरीके से कुछ और तरीके से पुनर्विचार करेंगे या कुछ और ही विश्लेषण करेंगे। तो इतिहास के विषय में हमें आगे और भी बहुत नई नई मज़ेदार जानकारियाँ मिलने वाली हैं। कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। ये ताम्रपत्र लेख जो कर्नाटक से मिला है। अब देखिए काल रेखा जो बच गई है इस चैप्टर की, वो हम बहुत ही छोटे से वीडियो में कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बार बार रिवीजन कीजिएगा तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।